मिडिल ईस्ट की बारूदी जंग में अब सीधे चीन की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान और तुर्की की वार्ता विफल होने के बाद अब शी जिनपिंग ने सुलह का 4 सूत्रीय फॉर्मूला दुनिया को दिया है। क्या बीजिंग का ये दखल होर्मुज की घेराबंदी को खत्म कर पाएगा, या ये मई में होने वाले ट्रंप के चीन दौरे से पहले कोई बड़ी कूटनीतिक बिसात है? आज खुलासा होगा जिनपिंग के उस शांति प्रस्ताव का जिसे चीन मिडिल ईस्ट के लिए संजीवनी बता रहा है। और बंगाल चुनाव में हार जीत का फैसला अब रैलियां नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में शामिल नाम ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भारत में जन्मे हर शख्स का वोट देना उसकी देशभक्ति की पहचान है। तो क्या ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ चुकी है? फैसले पर ममता का क्या कहना है, ये भी बताएंगे आपको। और आज बिहार को मिले नए सम्राट। पिछले कई दिनों से जारी सस्पेंस पर अब विराम लग गया है। जादुई पर्ची खुल गई है। आखिर नीतीश कुमार की विरासत कौन संभालेगा, इसका भी इंतजार खत्म हो गया है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो तकदीर ने कैसे लिखी सम्राट चौधरी की पटकथा, पूरी इनसाइड स्टोरी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट के उस बारूदी समंदर में जहां शांति की हर उम्मीद दम तोड़ चुकी है, जहां पाकिस्तान की वार्ता बेनतीजा रही और तुर्की की कूटनीति भी घुटने टेक गई, वहां अब एक नई और बेहद ताकतवर आवाज गूंज रही है। ये आवाज है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, जिन्होंने महीनों की खामोशी के बाद आखिरकार अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। और उनके एक बयान ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक के सियासी गलियारों में एक उम्मीद बढ़ा दी है। ये कहानी तब शुरू होती है जब यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ बंद कमरे में हुई एक मुलाकात के बाद जिनपिंग ने दुनिया के सामने सुलह के 4 रास्ते दिखाए, जिन्हें अब खाड़ी की आग बुझाने का आखिरी जरिया माना जा रहा है। चीन का इस मामले में उतरना, दखल देना दुनिया के लिए इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वो न केवल ईरान का सबसे पुराना मददगार है, बल्कि अमेरिकी पाबंदियों की परवाह किए बिना तेहरान से तेल खरीदने वाला इकलौता बड़ा खिलाड़ी है। शी जिनपिंग ने शुरुआत में ही सख्त चेतावनी दे दी कि दुनिया को फिर से उस जंगल राज की तरफ ना ले जाया जाए। उनका इशारा सीधे तौर पर अमेरिका की उस घेराबंदी की ओर है जिसने होर्मुज के रास्ते में परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर रखा है। चीन का कहना है कि जब तक मिसाइलों का शोर बंद नहीं होगा और ताकतवर मुल्क संयम नहीं बरतेगा, तब तक बातचीत की कोई भी गुंजाइश नहीं हो सकती। इस शांति प्रस्ताव का दूसरा सबसे अहम हिस्सा उस बात पर टिका है जिसे पश्चिमी देश अब तक नज़रअंदाज करते आए हैं, और वो है ईरान की सरकार को मान्यता देना। चीन ने दुनिया को दो टूक शब्दों में समझा दिया कि ईरान की सत्ता को किनारे लगाकर या उसे उखाड़ फेंकने की धमकी देकर शांति की मेज पर नहीं बात हो सकती। बातचीत तभी मुमकिन है जब दुनिया ईरान की संप्रभुता का सम्मान करे, वरना हर कोशिश सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगी। इसके साथ ही ड्रैगन ने खाड़ी के देशों के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है, जिसमें ये साफ कहा गया कि इन मुल्कों को न केवल आपस में लड़ना बंद करना होगा, बल्कि किसी भी ऐसी बाहरी साजिश का हिस्सा बनने से भी बचना होगा जो इस इलाके की शांति को भंग करती हो। तो चीन का तर्क बहुत सरल है, बहुत आसान है, जो बंदूकों के दबाव से नहीं बल्कि आपसी संवाद से तय करने को बढ़ावा देता है। इस पूरे कूटनीतिक चाल में शी जिनपिंग ने ये पूरा जाल उसी ग्रैंड डील के लिए बुना है जो बीजिंग में तय की जानी है, जिसकी आहट पिछले कई दिनों से सुनाई दे रही है। और इधर पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों चुनावी रैलियों के शोर से ज्यादा चर्चा उन 34 लाख अपीलों की है जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई। ये कहानी सिर्फ वोट डालने के अधिकार की नहीं, बल्कि उस पहचान और स्वाभिमान की लड़ाई बन गई है जो बंगाल की मिट्टी से जुड़ा है। मामला है स्पेशल इंक्वायरी रिपोर्ट यानी एसआईआर का, जिसके तहत वोटर लिस्ट की दोबारा जांच की जा रही है। बंगाल के चुनावी समर के बीच जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजों की टिप्पणी ने राज्य की राजनीति में एक उबाल ला दिया। इस पूरी कानूनी जंग की सबसे बड़ी बात, जस्टिस जयमाल्या बागची ने एक बेहद जज्बाती सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम अक्सर चुनावों के शोर में इतने अंधे हो जाते हैं कि बुनियादी हक भूल जाते हैं। जस्टिस बागची के मुताबिक जिस देश में किसी इंसान का जन्म हुआ है, वहाँ वोटर लिस्ट में बने रहना और अपनी सरकार चुनना सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि उस इंसान की देशभक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। उनकी ये बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि बंगाल में बाहरी बनाम मूल निवासी का मुद्दा हमेशा से चुनाव के केंद्र में रहा, और अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी
इसे एक बड़ा चुनाव हथियार बनाने की तैयारी में है। अदालत के भीतर चल रही इस बहस में एक नया मोड़ तब आया जब चुनाव आयोग ने अपनी सफाई पेश की। बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाने की रफ्तार उतनी ही है जितनी बाकी राज्यों में होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस दलील से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने एक बड़ा गणित समझाते हुए कहा कि अगर किसी इलाके में हार जीत का अंतर सिर्फ 2% है, लेकिन 10% वोटर्स के नाम वहां से हटाए गए हैं, तो अदालत ऐसे मामलों को गंभीरता से देखेगी। जजों का मानना है कि किसी भी वोटर का नाम कटना चुनाव के नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। इस कहानी का एक और गंभीर पहलू है उन न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़ा है जो इस भारी भरकम जांच के काम में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बंगाल सरकार और चुनाव आयोग इन अधिकारियों की सुरक्षा में रत्ती भर भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों की ये सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं हटाई जाएगी, क्योंकि इन अधिकारियों के कंधों पर 34 लाख से ज्यादा लोगों के भविष्य का फैसला करने की जिम्मेदारी है। सबसे दिलचस्प बात यह कि साल 2002 की वोटर लिस्ट को आधार बनाकर की जा रही इस जांच ने कई पुराने घावों को भी हरा कर दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि 34 लाख लोगों में से कितने लोग इस बार बंगाल के भाग्य का फैसला करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। क्या ये प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी या फिर जीत का मामूली अंतर किसी बड़े विवाद को फिर जन्म देगा। और बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से एक ही सवाल हवा में तैर रहा था कि आखिर नीतीश कुमार के बाद बिहार की बागडोर किसके हाथ में होगी। कई चेहरों पर चर्चा थी, लेकिन अब सस्पेंस खत्म हुआ जब सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी। अब यही बिहार की सत्ता संभालेंगे और नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। बिहार का सीएम बनना कोई साधारण बात नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की नहीं, बल्कि बिहार की उस सियासी विरासत की है जिसने आज अपना 24वां नायक चुन लिया है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया। आज बिहार में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने उस जादुई पर्ची को खोला, सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई और बिहार को अपना नया निजाम मिल गया। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि वो बिहार के इतिहास में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जो पहले डिप्टी सीएम रहे और अब सीधे मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। सुशील मोदी से लेकर तेजस्वी यादव तक कोई भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था, लेकिन सम्राट ने इसे मुमकिन कर दिखाया। कल यानी 15 अप्रैल की सुबह 11 बजे लोक भवन में जब सम्राट चौधरी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे तो वो बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय लिख देंगे। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सम्राट चौधरी का वो राजनीतिक सफर है जिसने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी एक दिग्गज समाजवादी नेता थे जो कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। विडंबना देखिए, जिस आरजेडी और लालू परिवार का आज सम्राट डटकर मुकाबला कर रहे हैं, कभी उसी पाठशाला में उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा था। आरजेडी से जेडीयू और फिर बीजेपी तक का उनका ये सफर बताता है कि उन्होंने संघर्षों के बीच हर दौर में खुद को साबित किया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने भावुक होते हुए कहा कि ये उनके लिए महज एक पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का एक पवित्र अवसर है। उनकी इस ताजपोशी के साथ ही बिहार में बीजेपी का वो पुराना सपना भी पूरा होने जा रहा है जहां पार्टी का अपना चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। कल शपथ ग्रहण समारोह है। सम्राट चौधरी के साथ 2 नए डिप्टी सीएम भी जिम्मेदारी संभालेंगे। सत्ता का ये सबसे बड़ा उलटफेर न केवल बिहार की दिशा बदलेगा बल्कि आने वाले चुनाव के समीकरणों को भी पूरी तरह से नया रंग देगा। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।